नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप सभी को राज्यसभा टीवी की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में 67वें गणतंत्र दिवस की धूम। राजपथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का होगा प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे खास मेहमान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हिंसा, असहिष्णुता और समाज विरोधी ताकतों से निपटने पर राष्ट्रपति का जोर। विकास के लिए प्रगतिशील कानून को बताया जरूरी। कहा, गोलियों के साए में बातचीत नामुमकिन। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। राष्ट्रपति से मिलकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जताई आपत्ति। राहुल गांधी ने बताया संविधान पर हमला। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 8 की मौत। जम्मू में 70 साल का रिकॉर्ड टूटा, पारा शून्य के करीब। संविधान संशोधन खारिज करने के बाद मधेसियों का नए सिरे से आंदोलन। हफ्ते भर के विरोध कार्यक्रम का ऐलान। संशोधन थोपने का आरोप। देश आज 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ में होगा। इसकी शुरुआत राष्ट्र ध्वज फहराने, 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रगान से होगी, जिसके बाद परेड की शुरुआत होगी और राष्ट्रपति को सलामी दी जाएगी। इस साल समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद हैं। पहली बार फ्रांस की सेना और संगीतकारों का दस्ता भी परेड में शामिल होगा। गणतंत्र दिवस समारोह के जरिए देश की सैन्य शक्ति, उपलब्धियां, सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखेगी। परेड में तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के दस्ते भी शामिल होंगे। 26 साल बाद सेना के श्वान दस्ते अपने हैंडलर्स के साथ परेड में हिस्सा लेंगे। परेड में T-90 भीष्म टैंक, युद्धक वाहन सारथ, ब्रह्मोस, आकाश हथियार प्रणाली परेड के खास आकर्षण होंगे। 17 राज्यों और 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में देश के ऐतिहासिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी। परेड का समापन वायुसेना के विमानों की शानदार उड़ान और कलाबाजियों से होगा। और इस बुलेटिन के बाद आप राज्यसभा टीवी पर राजपथ से गणतंत्र समारोह का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस के करीब 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजपथ पर 5 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मुख्य इमारतों में एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस कमांडो तैनात हैं। संवेदनशील जगहों पर 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस और सीआरपीएफ को श्रीनगर में तैनात किया गया है। बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पठानकोट हमले को देखते हुए पंजाब में संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दूसरे राज्यों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल और उग्रवाद से पीड़ित इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने जाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह में सशस्त्र बलों के 365 सुरक्षा कर्मियों को वीरता और रक्षा पदक दिए जाएंगे। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को उनके साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। इस बार 4 कीर्ति चक्र और 11 शौर्य चक्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही 841 पुलिस और अर्धसैनिक बल के कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।
इसके साथ ही इस बार 50 लोगों को जीवन रक्षा पदक दिए जाएंगे। इनमें से 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 9 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 38 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंसा, असहिष्णुता और समाज विरोधी ताकतों से निपटने पर जोर दिया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति ने विकास की गति को तेज करने के लिए प्रगतिशील कानूनों की जरूरत बताई। उन्होंने कानून बनाते समय दूसरों के विचारों को ध्यान में रखने और सहमति बनाने की भी बात कही। 67वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश को संबोधित करते हुए आम राय से कानून बनाने की सलाह दी। For revitalizing the forces of growth, we need reforms and progressive legislation. It is the bounden duty of the lawmakers to ensure that such legislation is enacted after due discussion and debate. राष्ट्रपति ने देश की प्राचीन विरासत को बचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता पर चोट करने वाली घटनाओं को उसी वक्त रोकना जरूरी है। Ensure to all citizens justice, equality, and gender and economic equity. When grim instances of violence hit at these established values, which are at the core of our nationhood, it is time to take note. We must guard ourselves against the forces of violence, intolerance and unreason. राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ विवाद आम बात है। उन्होंने विवादों को बातचीत से सुलझाने की बात कही। There will be disputes among nations. And as is well known, the closer we are to a neighbor, the higher the propensity for disputes. There is a civilized way to bridge disagreement. Dialogue ideally should be a continual engagement, but we cannot discuss peace under a shower of bullets. जीएसटी में देरी पर राष्ट्रपति ने कहा कि आवश्यक विचार विमर्श और चर्चा के बाद इसे पारित कराना सांसदों का बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि फैसला लेने और उसे लागू करने में देरी से विकास प्रक्रिया को नुकसान पहुंचेगा। राष्ट्रपति ने हिंसा, असहिष्णुता और तर्कहीनता से देश को बचाने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता हो गया है, लेकिन इसकी कीमतों के बारे में जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बीच शिखर वार्ता के बाद 14 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत की पहल पर बनाए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भी फ्रांस 30 करोड़ यूरो देगा। 3 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को शिखर वार्ता हुई। रणनीतिक रूप से अहम इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में राफेल खरीद, अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग, मधेपुरा में 800 रेल इंजनों के निर्माण, अंबाला और लुधियाना रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण, नागरिक प्रशासन और खाद्य सुरक्षा के अलावा विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में सहयोग के मुद्दे शामिल हैं। रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। ओलांद ने आतंकवाद के मामले में भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि गोपनीय सूचनाओं को साझा करने के अलावा मानव तस्करी को रोकने के रोडमैप पर भी काम हो रहा है। सुरक्षा तंत्र की मजबूती पर भी दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। This is the reason why Prime Minister Modi and myself have decided to strengthen our cooperation against terrorism. We've decided to strengthen our exchange of intelligence to tackle yet further trafficking that is feeding terrorism. प्रधानमंत्री के साथ फ्रांसवा ओलांद मेट्रो का सफर करके गुड़गांव पहुंचे।
वहां इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतरिम मुख्यालय का उद्घाटन हुआ और स्थायी मुख्यालय की नींव रखी गई। दोनों देशों के बीच महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। मेरी आज की वार्ता में लिए गए ठोस कदम हमारी बहुमुखी सहभागिता के साझे स्वप्न की उपलब्धि ने कारगर सिद्ध होंगे। रेलवे इंजन से सैटेलाइट के निर्माण तक, सीमा सुरक्षा से लेकर के अंतरिक्ष की सीमाओं तक, सांझी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से स्मार्ट सिटीज तक। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिले। बाद में उपराष्ट्रपति मोहम्मद आबिद अंसारी ने भी उनसे मुलाकात की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने जहां एक तरफ राष्ट्रपति से गुहार लगाई है, वहीं इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। 27 जनवरी को इस मामले पर अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात करके स्थिति साफ की। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने कहा कि वो इस मामले को अदालत के साथ ही जनता और संसद में भी उठाएंगे। The agenda is not only to destabilize the Congress government, but all the opposition ruled states. So this is an onslaught against the all opposition ruled states to destabilize the opposition ruled states through the government. मुख्य विपक्षी दल ने कैबिनेट की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है। There was no breach of any law and order problem in the state. Only the reports submitted by the governor should be not taken as considered. सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए ये अनिवार्य है कि वहाँ पर एक स्थायी सरकार मौजूद हो। जो सरकार अभी तक वहाँ थी वो माइनॉरिटी में चली गई और उसके बावजूद ये सिलसिला 6 मास तक चलता रहा और 6 मास के बाद संवैधानिक भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। अरुणाचल में राजनीतिक संकट 16 दिसंबर से चल रहा है। कांग्रेस के 21 और बीजेपी के 11 सदस्यों ने 2 निर्दलीय विधायकों के साथ अस्थायी स्थान पर सत्र कर विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाअभियोग चलाया। एक दिन बाद विपक्षी भाजपा और बाकी कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी की जगह एक असंतुष्ट कांग्रेस विधायक को नेता चुन लिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश को संविधान पर हमला बताया है। राहुल गांधी ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास विधिवत तरीके से निर्वाचित सरकार को गिराने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान पर इस हमले के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कई ट्वीट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी संघवाद की बात करते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हैं। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस संविधान पर, लोकतंत्र पर और जनता के जनादेश पर किए जा रहे हमले के खिलाफ लड़ेगी। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या के मामले पर विरोध बरकरार है। देश भर से छात्रों का हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुलपति के छुट्टी पर जाने के बाद अंतरिम कुलपति के विरोध में भी इस विश्वविद्यालय के 13 प्रोफेसरों ने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया। हड़ताली छात्रों ने 27 जनवरी को देश भर के विश्वविद्यालयों में हड़ताल करने का फैसला किया है। साथ ही इस दिन हैदराबाद और तेलंगाना बंद करने की बात कही गई है। दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत के बाद उसे इंसाफ दिलाने की आवाज अब तेज होती जा रही है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के ही नहीं बल्कि देश के कई और राज्यों से छात्र एकजुटता दिखाने यहाँ पहुँच रहे हैं। इसे चलो हैदराबाद का नाम दिया गया है। Dalit students were forced to, the students were suspended, and how Rohit was forced to take this extreme step. And this has become a student movement, and all across the country students are protesting. And today, in all the state capitals, NSUI is doing a one-day hunger strike in solidarity with the students who are sitting in hunger strike here. इससे पहले विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अप्पा राव लंबी छुट्टी पर चले गए, लेकिन उनकी जगह कार्यकारी वीसी बनाए गए विपिन श्रीवास्तव का भी विरोध जारी है। उनके विरोध में विश्वविद्यालय के 13 प्रोफेसरों ने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कार्यवाहक वीसी ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है।
this person, Professor Vipin Srivastava, is also chairman of the EC subcommittee, which has recommended the suspension of 5 candidates, among which Rohit was also there. After that letter only, Rohit committed suicide. The only way we can move forward is through talks. Okay, so and for that, I'm reaching out to my colleagues, faculty colleagues, to help us talk with the students. रोहित वेमुला को इंसाफ की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे कुछ छात्रों को हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंदोलनकारी छात्र कुलपति को हटाने, रोहित के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने और केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। 17 जनवरी को पीएचडी के दलित छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में निजी कॉलेज में 3 छात्राओं की आत्महत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्रों ने विल्लुपुरम के एसवीएस मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने मामले की सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग की है। डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने हाईकोर्ट के जज से इस मामले की न्यायिक जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। इस बीच विल्लुपुरम के एसवीएस मेडिकल कॉलेज को जांच के लिए अधिकारियों ने सील कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से छात्रों की मौत की वजह बताई गई है। इस बीच कॉलेज के चेयरमैन ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। छात्राओं के परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 3 छात्राओं के शव शनिवार को एक कुएं से बरामद हुए थे। छात्राओं ने सुसाइड नोट में कॉलेज प्रशासन पर फीस बढ़ोतरी और प्रताड़ना का आरोप लगाने के साथ कॉलेज के चेयरमैन को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अभिनेता आमिर खान ने असहिष्णुता पर दिए गए अपने बयान पर एक बार फिर सफाई दी है। सोमवार को आमिर खान ने कहा कि वो एक देशभक्त हैं और 2 हफ्ते से ज्यादा देश से बाहर नहीं रह सकते। आमिर खान ने कहा कि लोगों को गलत बताया गया कि वो देश छोड़ना चाहते हैं और इस पूरे विवाद के लिए मीडिया जिम्मेदार है। इससे पहले कार्यक्रम में आमिर खान ने कहा था कि देश में बढ़ती असहनशीलता के चलते उनकी पत्नी किरण डरी हुई हैं और कभी-कभी लगता है कि देश छोड़ देना चाहिए। इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में, मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमजोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज उठाई, मेरी आवाज यही थी और आइंदा भी अगर जरूरत पड़े तो मैं आवाज उठाऊंगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर कानूनों को सरल बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कर ढांचे पर पार्थसारथी सोम समिति की सिफारिशों की समीक्षा हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्लेटिनम जुबली समारोह में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर कानूनों को सरल बनाने से मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा और कर वसूली बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में कर देने वाले नागरिकों की संख्या काफी कम है। The laws must be simple. So even if you have a large number of assessees and you have a large case population, if your laws are simple, then the possibility of excessive litigation itself doesn't arise. वित्त मंत्री ने कहा कि सोम समिति की सिफारिशों पर विचार हो रहा है। समिति का सुझाव है कि करों को पिछली तारीख से लागू करने से बचा जाना चाहिए। वहीं आयकर रिटर्न में वेल्थ टैक्स की जानकारी भी होनी चाहिए। The SOM committee report also has given several recommendations which we are at a very advanced stage looking into, which administratively has suggested certain reforms in the tax administration itself. सरकार ने आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज आरवी ईश्वर की अगुवाई में 10 सदस्यों की एक समिति भी बनाई है। समिति ने टीडीएस के लिए न्यूनतम सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के लिए नया टारगेट तय किया है। सूबे के विकास को गति देने के लिए अब हर काम मिशन मोड में होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार विकास मिशन का गठन करने का फैसला किया है, जो नीतीश सरकार के 7 संकल्प को पूरा करेगा। कल राज्य कैबिनेट ने बिहार विकास मिशन के गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार मिशन स्थापित करेगी। साथ ही बिहार में पहले से चल रहे कौशल विकास मिशन, मानव विकास मिशन, कृषि रोड मैप जैसे तमाम कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सभी विभागों के बीच बिहार विकास मिशन समन्वय स्थापित होगा।
मिशन में सभी मंत्री और सभी विभाग के सचिव रहेंगे। कैबिनेट सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। मिशन में कई उप मिशन कमेटी भी बनाई गई हैं। सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। 112 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए चुना गया है। धीरूभाई अंबानी, अभिनेता रजनीकांत समेत 10 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ी सानिया मिर्जा, अभिनेता अनुपम खेर भी पद्म सम्मान की सूची में शामिल हैं। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। अभिनेता रजनीकांत, मीडिया दिग्गज रामोजी राव, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर समेत 10 हस्तियों को साल 2016 के लिए पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। जबकि सीएजी के पूर्व प्रमुख विनोद राय, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और गायक उदित नारायण को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। इनके अलावा भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रॉबर्ट डी ब्लैकविल, खिलाड़ी साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा को पद्म भूषण मिलेगा। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी की इंदु जैन को भी पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। जब इस तरह का सम्मान आपको मिलता है तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, देश के प्रति, नागरिकों के प्रति, लोगों के प्रति, अपने प्रति, माँ बाप के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति। दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन दैट आई हैव टू डू मोर थिंग्स फॉर द सोसाइटी देन जस्ट बी एन एक्टर all my life. Great surprise. I was just अपने जोन में थी. I was working hard. I was playing extremely well. Last year बहुत ही अच्छा गया मेरे लिए. इतने सारे achievements और world number 1 ranking and finally इतना बड़ा award. वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, अभिनेता अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। इस सूची में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले कई और लोग भी शामिल हैं। 1954 से शुरू हुए पद्म पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले खास कार्यक्रम में इस सम्मान को राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चुनाव में धन और बाहुबल के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने लोकतंत्र की बेहतरी के लिए इन बुराइयों पर अंकुश की बात कही। राष्ट्रपति ने कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनावी प्रबंधन में योगदान देने वाले अधिकारियों और नागरिक संगठनों को सम्मानित भी किया। सोमवार को दिल्ली में 6ठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बिलीव इन बैलेट किताब भेंट की। राष्ट्रपति ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की कोशिशों की तारीफ की है। The abuse of money and muscle power to influence voters remains a cause of concern. The spirit of democracy will be subverted if these malpractices are not checked. इस मौके पर चुनाव प्रबंधन में बेहतरीन काम करने के लिए बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु को सम्मानित किया गया। इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ठंड से अब तक 8 लोग दम तोड़ चुके हैं। जम्मू में सोमवार 70 साल में सबसे ठंडा दिन रहा। यहां न्यूनतम तापमान 0.05 डिग्री रहा। धुंध के चलते 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। कहीं रूम हीटर, कहीं चाय तो कहीं अलाव का सहारा। सर्दी कम करने के लिए लोग ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गिरते पारे ने कपकपी बढ़ा दी है। लेह में तापमान -15.8 तो कारगिल में -15 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पहलगाम में पारा -5.9 डिग्री तो गुलमर्ग में भी -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में सर्दी ने पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। लाहौल और स्पीति में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे चला गया। वहीं मनाली में -3.6, कल्पा में -2.4, सोलन में -1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। काम करने में हाथ फट जाते हैं और काफ़ी ठंड से हाथ भी सिकुड़ जाते हैं। हाँ, गर्म कपड़े, टोपी वगैरह तो पहने रखें फिर भी ठंड लगता है। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर और कोहरे की चादर ने ठंड बढ़ा रखी है। दिल्ली में पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास घूम रहा है तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी बढ़ती ठंड से लोग बेहाल हैं।
कोहरे की वजह से यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गईं तो 75 ट्रेनें देरी से चलीं। आज भाई बहुत ठंडा, आज बहुत दिन से और दिन से ज़्यादा आज ठंड हो रही है। मैं भाई किसी को लेने आया हूँ, गाड़ी लेट है, बाद 14-15 घंटे लेट है। फिलहाल लोगों को अगले कुछ और दिनों तक सर्दी का सितम सहना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो इसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में हुए संविधान संशोधनों को खारिज करते हुए अल्पसंख्यक मधेसियों ने आज से दोबारा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा ने हफ्ते भर के विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी किया है और कहा है कि संविधान में किए गए संशोधन अधूरे हैं। इससे पहले शनिवार को नेपाली संसद में लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर मतदान का मधेसी पार्टियों ने बहिष्कार किया था। मधेसी सांसदों का कहना है कि ये संशोधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता और सरकार इसके जरिए भ्रम फैलाना चाहती है। सीरिया के अलेप्पो शहर में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में विद्रोही गुट एहरार अल शाम के 19 लड़ाके शामिल हैं। धमाके में 4 नागरिकों की भी मौत हुई है। इधर रूस ने दावा किया है कि पिछले 3 दिन में उसके विमानों में सीरिया में आतंकियों के 484 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सीरिया में शांति कायम करने के लिए दोबारा बातचीत शुरू करने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिशें जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र 29 जनवरी से प्रस्तावित बातचीत में सभी पक्षों की मौजूदगी सुनिश्चित करने में लगा है। इसके लिए सरकार और विपक्ष की तरफ से शामिल किए जाने वाले वार्ताकारों की सूची तैयार कर ली गई है। The first priority will be the focus of the talks of what most Syrians, if not all, want to hear. The possibility of a broad ceasefire and the possibility of stopping the threat of ISIL. And therefore, thanks to a broader ceasefire, an increase of humanitarian aid. अफ्रीकी देश कैमरून में सोमवार को हुए आत्मघाती हमलों में 29 लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक देश के उत्तरी इलाके में स्थित बोडो में एक बाजार में 4 अलग अलग विस्फोट हुए। इन हमलों में 60 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हमलावर नाइजीरिया से देश में दाखिल हुए और बोको हराम पर हमले का शक जाहिर किया जा रहा है। हमले के बाद इलाके में सेना तैनात की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। एडिलेड में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वनडे सीरीज में मिली हार के बाद T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए काफी चुनौती भरा होगा। युवराज सिंह और हरभजन सिंह को T20 सीरीज में मौका दिया गया है। दोनों ही खिलाड़ियों के लिए ये मौका है टीम में बने रहने का। सीरीज का दूसरा मैच 29 जनवरी को मेलबर्न में, जबकि तीसरा 31 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। देश में 67वें गणतंत्र दिवस की धूम। राजपथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का होगा प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति खास मेहमान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हिंसा, असहिष्णुता और समाज विरोधी ताकतों से निपटने पर राष्ट्रपति का जोर। विकास के लिए प्रगतिशील कानून को बताया जरूरी। कहा गोलियों के साय में बातचीत नामुमकिन। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। राष्ट्रपति से मिलकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जताई आपत्ति। राहुल गांधी ने बताया संविधान पर हमला। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 8 की मौत। जम्मू में 70 साल का रिकॉर्ड टूटा, पारा शून्य के करीब। संविधान संशोधन खारिज करने के बाद मधेसियों का नए सिरे से आंदोलन। हफ्ते भर के विरोध कार्यक्रम का ऐलान। संशोधन थोपने का आरोप। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और थोड़ी ही देर बाद आप राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण।